नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के बारे में जानेंगे। इनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। कवि इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है, उसमें हम कवि के बारे में जानेंगे कि कवि का क्या नाम है, कवि का जन्म स्थान, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पोएट और राइटर के डिटेल से भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके बारे में जानना। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जानें कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के कवि कौन है। और ये जो कविता है, हम कविता के बारे में थोड़ा जान लें कि कविता ओल्ड इंग्लिश का है। इसमें ओल्ड इंग्लिश का यूज हुआ है, इसके वर्ड ओल्ड इंग्लिश के हैं। थोड़ा समझने में परेशानी होगा, तो उसको हम क्लियर करेंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है जो ओल्ड इंग्लिश का है। तो सबसे पहले हम राइटर यानी पोएट के बारे में जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जो पोएट है वो जॉन डॉन है। उनका नाम जॉन डॉन है। उनका जन्म 22 जनवरी 1572 यानी 1572 को 22 जनवरी 1572 को रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ, जो इंग्लैंड में देश में है। यानी इनका जन्म स्थान पूछे तो आपका सही आंसर इनका इंग्लैंड होगा, और अगर फैमिली पूछे कि किस फैमिली में हुआ तो रोमन कैथोलिक में हुआ। इन चीज़ों को ध्यान से समझना है, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए लाइन बाय लाइन समझना जरूरी हो जाता है। इनका मृत्यु इनका मृत्यु 31 मार्च 1631 में लंदन में हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम यूके में पड़ता है। मैरिज यानी विवाह इनका एनी मोर के साथ हुआ 1601 में। विवाह शादी इनका एनी मोर के साथ हुआ, और इन्हीं और इन कवि जॉन डॉनी के बीच में ये प्रेम भरा कविता है। तो इस कविता का सार प्रेम है, लव है। तो ये आपको भी याद रखना है कि कविता किस प्रकार का है, ऑड है या लव सॉन्ग पोएम है या पैट्रियोटिक पोएम है, इस प्रकार के चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये अपने ज़माने के पुजारी भी रहे। 1615 में ये ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के महान उपदेशक के रूप में काम किए। इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट्स बातें होगी हम इसमें जान लेंगे। ही इज वेल नोन फॉर पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। इनको मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जाना जाता है, मतलब आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और ये एक सवाल बनता है परीक्षा में यहाँ से कि इनको किस रूप में, किस कवि के रूप में जाना जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जाना जाता है। डॉनी वाज फोर्स टू लीव। डॉनी को फोर्स किया गया, यानी बल दिया या दबाव दिया गया कि लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी को छोड़ दे। कौन सा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री लिए, बिना डिग्री के। और ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के वजह से वहाँ के लोग उनको यूनिवर्सिटी छोड़ने पर विवश किया, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक से संबंध रखते थे। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने अध्ययन किया लॉ का, यानी नियम के बारे में अध्ययन किए, कानून के बारे में पढ़ाई किए। रीड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र के बारे में ही पढ़े। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र।
लॉ मतलब होता है नियम कानून। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन नवल टू एक्सपीडिशन, उन्होंने भाग लिया 2 नवल एक्सपीडिशन में, नौसेना अभियान में। एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नेवल, और उस नोबेल का बहुत पावरफुल शक्तिशाली सेक्रेटरी भी बने। A job he lost when he was briefly sent to Parisian for secretly managing his patron's nice, मतलब उनको जो जॉब मिला वो खो दिए। क्यों? क्योंकि जब वे संक्षिप्त रूप में, ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप में, उनको जेल भेजा गया थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए उनको जेल भेजा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो पैटर्न्स नाइस है, उनको जो संरक्षक आश्रयदाता था, उनके भतीजी से उन्होंने छुपे-चोरी यानी कि छिपा करके सीक्रेटली पूर्वक गुप्त रूप से उन्होंने शादी कर लिया। इस वजह से उनको थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। इन 1615 1615 में एट द एज ऑफ 52, 42 साल की उम्र में डॉनी एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंजेलिकन चर्च, यानी उन्होंने ऑर्डिनेशन को एंजेलिकन चर्च में एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए, और वहाँ एक पादरी यानी पुजारी के तौर पर बने। एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के बहुत बड़े उपदेशक बने। पादरी यानी जो वहाँ धर्म के बारे में बताने वाले होते हैं वो। इन लव लिरिकिज्म डॉनी ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्राचन ट्रेडिशन, उन्होंने अपने प्रेम भरा इस कविता में जो संगीतमय है, डॉनी ब्रोक कंप्लीटली, उन्होंने पूर्ण रूप से क्या किए, पेट्राचन जो प्राचीन ट्रेडिशन परंपरा थे उनको हटा दिए, तोड़ दिए, पूर्ण रूप से खत्म कर दिए। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिलोक्वल टोन, और वो अपने बुद्धि से, अपने बुद्धिजीविता से और बोलचाल की भाषा में उन कविताओं को वो लाए प्रेजेंट में, वर्तमान में, अपने समय में। हिज लव पोएम यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, तो उनका जो लव पोएम है, प्यार वाला जो कविताएं होती है, वो यूज करते हैं इसमें लेटेस्ट डिस्कवरीज, यानी जो नवीनतम खोज होता है, हाल ही में जो खोज किया जाता है, जो किस पर बेस्ड होता है, साइंस और ज्योग्राफी पर बेस्ड होता है, उन चीज को अपने पोएम में ये बताते हैं, लिखते हैं। डॉनी ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट, उसको पॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं उस चीजों को। एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल, और उसको अपने स्वभाव से, पैशन से कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। विथ वर्बल मौखिक, इंटेलेक्चुअल टीजिंग बुद्धिजीवी के रूप में, अपने बुद्धि के रूप, अपने चीजों को बताने के लिए, अपने बुद्धि का प्रदर्शन दिखाने के लिए, जो जानते हैं उन चीज को। डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यहाँ ये भी लाइन आपको विद्यार्थियों को याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डॉनी और किस चीज के लिए जाने जाते हैं, और इनको किस रूप में जाने जाते हैं। तो डॉनी को अच्छे रूप में जाने जाते हैं हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, तो सॉन्ग और सोनेट के लिए भी जाने जाते हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स मतलब गीत, और जो 14 लाइन की कविता होता है उनके रूप में। सैटरीज मतलब व्यंग के रूप में भी जाने जाते हैं, वो हास्य चुटकुला भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं। एलिजी शोक गीत भी लिखते हैं, एंड सरमॉन्स उपदेश भी। तो इनको 4 चीजों के लिए जाना जाता है, और यहाँ से आपको परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, तो इस पॉइंट को विद्यार्थीगण से अनुरोध है कि वो इसको ध्यान से पढ़े, याद रखें। ज्यूनेन पोएटिक फीलिंग्स हार्स मीटर, वो एकदम वास्तविक पोएट है, अपने भावनाओं को उसमें हार्स मीटर, वो कठोर माप को कविता में यूज करते हैं। स्टैंड एंड व्हिमसिकल, जो इमेज होता है झूठी, उस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएट्रिक क्रिएशन, अपने कविता में वो बनाने के लिए यूज करते हैं उसके चरित्र को, उन सारे चीजों को। तो यहाँ से आपको कवि के बारे में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो परीक्षा में, एग्जाम में है, वो राइटर के डेथ और बॉर्न और देश से बनता है। वो किस देश से बिलोंग करते हैं उससे बनता है, यहाँ इंग्लैंड है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्योंकि इनको इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक होने की वजह से वहाँ के जो धर्म थे एंटी कैथोलिक थे, और ये रोमन
कैथोलिक थे, तो इनको वहाँ प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया गया था। इसीलिए उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए विवश किया गया था, फ़ोर्स किया गया था। और इन्होंने अ, अध्ययन किए थियोलॉजी धर्मशास्त्र के बारे में भी। तो ये सारी क्वेश्चन और एक यहाँ से बनेगा कि इनको और किस रूप में जाना जाता है, तो सॉन्ग एंड सोनेट्स है, सैट्रीज है, एलिजी है एंड सरमॉन्स है। ये आपको इतने सारी बात इसमें ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें जो हमने बताया वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है और पूछा भी गया है। अब हम शुरू करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो कविता का हेडिंग है। इस कविता का सार, ये जो इसका मतलब है, स्वीटेस्ट लव मतलब सबसे प्यारी, प्रेम, प्रियतमा, महबूब, आप जो भी कहें, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। यानी इस कविता में कवि कहीं जाने की बात कर रहे हैं और अपने प्रेमिका को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाता हूँ। यानी आप और हमारे बीच जो प्रेम है, उस प्रेम को के या थक कर या बोलिए उससे ऊब कर या कुछ और वजह से मैं नहीं जाता हूँ। कविता की लाइन है, हाँ, और ये कविता को ध्यान रखना कि ये कविता 5 स्टैन्ज़ा में यानी 5 स्टैन्ज़ा में बँटा हुआ है। 5 स्टैन्ज़ा जिसमें 8 लाइन्स है ईच स्टैन्ज़ा में। ईच स्टैन्ज़ा कंसिस्ट 8 लाइन्स। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि ये अगर पूछे कि हाउ मेनी स्टैन्ज़ाज़ आर देयर इन दिस पोएम, तो आपका आंसर आएगा 5 स्टैन्ज़ाज़ एंड ईच स्टैन्ज़ा कंसिस्ट हाउ मेनी लाइन्स, तो 8 लाइन्स हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। और इसमें जो है ओल्ड इंग्लिश के मीनिंग को यानी ओल्ड इंग्लिश को इसमें इस्तेमाल किया गया है कवि के द्वारा। तो कविता की शुरुआत स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी, ताकि कवि इसमें कहते हैं कि मेरी प्यारी प्रियतमा या महबूब या अपने प्यार को वो जिस तरह से संबोधित करते हैं, स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, फॉर बियरीनेस ऑफ दी। दी यहाँ ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब होता है यू। आपसे थक कर, बियरीनेस मतलब थका हुआ, उबा हुआ, थक कर या उब कर, थक कर या उब कर। कभी अपने प्रेमिका को जिनसे ज़्यादा वो प्रेम करते हैं या कहिए आप उनकी पत्नी, वाइफ, एनी मोर से वो कहते हैं कि मैं नहीं जाता हूँ आपसे थक कर, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। तो ये आप ना समझिए कि मैं आपसे थक गया हूँ, ऊब गया हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है या मैं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप, और ना ही आशा में कि द वर्ल्ड कैन शो, जो दुनिया है, कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक सच्चा प्यार या आपसे भी ज़्यादा प्यार दिखा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं है। बस मुझे कुछ समय ऐसा आया है कि आपसे जाना पड़ रहा है, आपसे बिछड़ के जाना पड़ रहा है। बट सिंस दैट, लेकिन कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, कवि यहाँ अपने प्रेमिका को बताना चाहते हैं कि एट लास्ट, अंत में मुझे मर ही जाना है, या ये कहिए कि हर व्यक्ति को उनके अंतिम समय में या जब जीवन अंत हो तो वो इस शरीर को छोड़ के जाता ही है। तो कवि अपने प्रेमिका को कह रहे हैं कि हम आई मस्ट डाई एट लास्ट, मैं अंत में मर ही जाऊँगा। तो टिस्ट बेस्ट, ये अच्छा होगा, ये मेरे लिए या आपके लिए यस अच्छा होगा कि टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, मुझे अपने आप को जेस्ट में यानी मनोरंजन में, खुशी में मुझे रहने दें। मैं उस
पल का लुत्फ़ उठाऊँ, अपने आप को खुश रखूँ। ये कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है। तो ये अच्छा है कि हमको अपने आप में खुश रहने दें, कुछ ऐसा करें, उस पल बनाएँ जो खुशी का हो, खुशी में रहें और आप दुविधा में ना रहें, ये ना सोचें कि हम आपसे उब के या थक के जा रहे हैं। ऐसा समय आया है कि आपसे बिछड़ना पड़ रहा है। Thus by figging dead to die और हम चलिए हम एक झूठी नाटक करते हैं या बहाना बनाते हैं मरने का, कि अगर सच में वैसा समय आया मरने का तो दुःख बहुत ज़्यादा होगा। तो क्यों ना हम उस आभास को, उस पल को हम अभी से आभास करें, कि किसी वजह से हम अगर कहीं जाएँ तो ऐसा लगे कि हम झूठी नाटक कर रहे हैं मरने का और वो सारे दुःख, चिंताएँ आप वहाँ पर थोड़ा कम कर लें या आप कम करें। उस शोक में ना रहें, उस चिंता में ना रहें। ये कवि इस लाइन के माध्यम से समझाना चाहते हैं, क्योंकि कवि और उनके प्रेमिका के बीच बहुत ही प्यार है और कभी अगर किसी से दुःख बिछड़ना होता है तो बहुत दुःख होता है और वो दुःख को यहाँ बयाँ कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं। कवि इस स्टैन्ज़ा में बताना चाहते हैं, वो सन से तुलना करते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। कल रात, यस्टर नाइट मतलब होता है बीती रात, लास्ट नाइट। सन वेंट हेंस यहाँ से गया था एंड एट और भी तो भी हिज हेयर टुडे आज यहीं पर है। यानी वो सन से इस कविता में तुलना किए अपने प्रेमिका को बताना चाह रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं कि देखिए जो सूरज है, वो गया था कल और फिर आज यहीं है। वो अपनी जगह पर ही है, वहीं से वो उदय हो रहा है, निकल रहा है, फिर वो जाएगा, फिर वो आएगा। ही हैथ मतलब यहाँ होता है हैज़। ओल्ड इंग्लिश का यूज़ हुआ है यहाँ पर बहुत सारे वर्ड को। नो डिज़ायर और सेंस, उनके पास कोई इच्छा है और ना कोई वजह है। जो सूर्य रोज निकलता है अपने जगह से और वो जाता है, फिर वहीं पर लौट के वापस आ जाता है। तो कवि कहते हैं कि उनके पास तो कोई इच्छा भी नहीं है, ना सेंस है, ना किसी चीज़ का वजह है आने का, जाने का। वो अपने जगह से निकलते, पूरे दुनिया को रोशन करते, फिर वहीं चल आते। नॉर हाल्फ सो शॉर्टर वे, ना उनके पास कोई शॉर्टर रास्ता है कि शॉर्टकट मार के वो चल आए। देन फियर नॉट मी, तब फियर नॉट मी, मेरे लिए डरने की बात नहीं है, मेरे लिए फ़िक्र मत करो, चिंता मत करो, है ना? डर मन में नहीं बैठा। अपने प्रेमिका को बता रहे हैं कि मेरे लिए डरो नहीं, क्योंकि सूर्य को देखिए, वो जाता है और चले आता है, ना उसके पास कोई इच्छा है और ना कोई शॉर्टर वे है, ना कोई शॉर्ट रास्ता है कि वो जल्दी से चल आए। बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि मैं अपनी यात्रा को बहुत तेज बनाऊँगा, तीव्र करूँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्फूर्ट्स दैन ही, क्यों? कि चूँकि मेरे पास अधिक पंख विचार है। बोल सकते हैं आप पंख, पंख का मतलब कि व्यक्ति का पंख नहीं है, मतलब उस ऐसा विचार है, मोटिव है, जिससे हमें वापस आने का या जल्दी यात्रा करने का वजह है और वो वजह आप हैं, मेरी प्रेमिका है, जो सबसे प्यारी है, वो है, उनके वजह से मैं यात्रा को बहुत तेज करूँगा, तीव्र करूँगा। एंड ऑफ़ वो विचार है, वो चीज़ है जिस जो मुझे प्रेरित करेगा जल्दी लौटने के लिए। देन ही मतलब सन से, सन की तुलना में हम जल्दी से, तेज़ी से यात्रा करके वापस आ जाएँगे। फिर कवि कहते हैं कि ओह हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर। कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य की जो पावर है, शक्ति है, वो कितना कमज़ोर है, फीबल है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि यदि अच्छा भाग, जो अच्छे समय है, वो गिरता है या जाता है,
कैन नॉट ऐड अनदर आवर्स, और हम दूसरे आवर्स को, घंटे को, पल को, समय को जोड़ भी नहीं सकते हैं। नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, और ना खोए हुए पल को, घंटों को हम उसको याद कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जो ये बैड चांस आया है, बुरा वक़्त आया है, बुरा समय आया है, एंड बी जॉइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, हम दोनों मिलकर, हम सब जो दोनों हैं उनसे मिल के जॉइन करेंगे और ईट आवर स्ट्रेंथ, हमारी अपनी शक्ति से, मजबूती से, एंड बी टीच इट आर्ट्स एंड लेंथ, और अपने कला से, अपने समय से उसको सिखाएँगे। उस बुरे वक़्त को ऐसा बनाएँगे कि वो बुरा लगे ही कि हमारे पास बुरा वक़्त आया है, और उसको हँसते-हँसते हम या मनोरंजन में निकाल देंगे, क्योंकि जब मनुष्य के पास बुरा वक़्त आता है तो वो उसकी और चिंता में डूब के अपने आप को और शोक में डुबा लेता है और शोकाकुल हो जाता है और चिंतित हो जाता है। तो हम ऐसा करें कि जो वक़्त आया है, बुरा वक़्त, जो बिछड़ने का समय है, उसको ऐसा बनाएँ अपने मजबूती से, अपने आर्ट से, लेंस से, ताकि हम उस चीज़ को अपने मन में वो रह ना पाएँ। वो चीज़ हमें आभास ना हो कि हम बिछड़ रहे हैं और हमें दुःख हो रहा है। इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, इसको हम एडवांस बनाएँ। ऐसा बनाएँ कि हमें लगे नहीं कि हम बिछड़े हैं और हमें दुःख है। एक-दूसरे से ज़्यादा जो प्रेम है, और प्रेम की वजह से जो बिछड़ रहे, किसी वजह से बिछड़ रहे, तो उस प्रेम में जो नाखुशियाँ आ रहा है, जो दुःख प्रकट हो रहा है, वो पता ना चले। उसने अपनी शक्ति से उसको हम ऐसा बनाएँ कि वो अच्छा लगे हमको। व्हेन थाउ साइस्ट, कवि कहते हैं कि जब तुम साइस्ट, साइस्ट मतलब होता है कराहना, रोना। कराहती हो, दाऊ साइस्ट, तो जो तुम कराहती हो, दाऊ मतलब यहाँ तुम, नॉट बीन, वो हवा नहीं होता, वो आप साँस के रूप में हवा नहीं लेते हैं, जब आप कराहती हो तो। बट लेकिन साइस्ट माई साउ लवे, लेकिन वो मेरा क्या होता है? आत्मा होती है, मेरा दिल होता है, जो उस हवा के माध्यम से, उस साँस के माध्यम से तुम उसको खींचती हो और हमसे दूर होते हुए जाता है। जिससे हमको दुःख होता है, माई साइस्ट माई साउल, मेरी आत्मा को कष्ट पहुँचती है, दुःख पहुँचती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है मेरी प्रेमिका कि आप रोइए नहीं, चिंतित नहीं होइए या कराहिए नहीं। नहीं तो आप कराएँगे तो हमारी आत्मा हमसे दूर होगा। वो हवा नहीं, वो हमारी आत्मा होगा। When thou be pest unkindly kind, when thou be pest unkindly kindly, जब आप, यहाँ तुम या आप, दाऊ मतलब, जब आप अनकाइंडली मतलब निर्दयता पूर्वक रोती हो, या काइंडली अच्छे से भी रोती हो, या दयता पूर्वक, दयालुता पूर्वक रोती हो, तो जिस रूप में भी रोती हो तुम, मेरे फ़िक्र करने के लिए रोती हो, तो वो काइंडली होता है, दयालुता होता है। जब हम अगर कहीं जा रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, तो वो अनकाइंडली होता है कि आप बिना झूठ-मूठ के आप सोच में, उस पल में आप उदासी छा जाते हैं, तो वो अनकाइंडली होता है। तो आप दोनों तरीके से मुझे अ, कष्ट देते हो, अनकाइंडली भी और काइंडली भी। माई लाइफ्स ब्लड, जो मेरे जीवन का रक्त है, डोंट डिके, दोनों तरीके से नष्ट होता है। तो हम नहीं चाहते कि आप रोएँ, आप दुखी रहें। आप मेरे प्रति चिंता में, या मेरे लिए आप चिंतित होके रोते हैं, तो वो काइंडली होता है, तो उससे भी हम दुखी होते हैं और हमारे शरीर का रक्तक्षय होता है। और कहीं हम बिछड़ रहे होते हैं या कहीं जुदा हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आप रोते हैं, वो स्थिति के लिए भी रोते हैं जिसमें मेरे प्रति वो नहीं होता है। तो उसके लिए भी, उसमें भी मेरा शरीर का जो रक्त होता है, वो क्षय होता है। तो आप किसी भी तरह से रोइए या दुखी होइए, वो दोनों तरीके से मेरे शरीर का जो रक्त है, वो डीके होता है, क्षय होता है, नष्ट होता है। तो आपसे गुज़ारिश है, या आपसे मैं अनुरोध, या अनुरोध क्या, मैं आपको
प्रेम पूर्वक बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित ना होएँ, मेरे लिए रोइए नहीं, रोएँ नहीं। आई कैन नॉट बी सॉरी इट कैन नॉट बी ये नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा नहीं करें। दैट दाऊ लव्स्ट मी जब तुम या तुम मुझसे कहते हो कि प्यार करते हैं एज दाऊ से इट इस बात को आप कहते हैं तो इफ दाइन माई लाइफ दाऊ बेस्ट तो ये दोनों तरीके से क्या होता है यानी कवि इस लाइन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अनकाइंडली और काइंडली भी आप रोते हैं तो दोनों तरीके से मेरे जीवन का क्षय होता है। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी वो मेरे लिए भी बेस्ट होगा और आपके लिए भी बेस्ट मतलब यहाँ सबसे अच्छा होगा। अगर आप अच्छा पूर्वक रहें, सोचिए ऐसा, तो आप उन चीज़ों का ना सोचें, वो मन में चीज़ें ना लाएँ, जिससे आप दुखी हो, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो कवि अपने प्रेमिका को बहुत प्यारे ढंग से समझा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जीवन में होती है, कभी ऐसा वक़्त आता है कि लोगों को बिछड़ना पड़ता है, तो आज हम बिछड़ रहे हैं हम दोनों, तो ऐसा मत समझिए कि मैं आपसे नाराज़ हूँ या थका हुआ हूँ या और भी वजह है, ये आप ना समझिए। लास्ट स्टैन्ज़ा है, लेट नॉट दाई डाइविंग हार्ट वो कहते हैं कि आप अपने पवित्र दिल को अनुमति नहीं दे फॉर थिंग मी एनी इल मेरे लिए, है ना? फॉर थिंक करने के लिए, सोचने के लिए किसी बुरी चीज़ को आप अपने मन में बुरी ख़्यालात ना लाएँ। इस अपनी पवित्र दिल को इस तरह की अनुमति ना दे, इस तरह की आज्ञा ना दे और अपने मन में मेरे लिए कोई ऐसा विचार ना लाए, जिससे तकलीफ़ हो। कभी कहते हैं डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट जो भाग्य है वो तो अपना पार्ट हिस्सा लेके रहेगी ले सकती है या लेगी क्योंकि जो समय है या उसमें खुशी और दुख दोनों है तो कभी दुख वाला पल आएगा कभी खुशी वाला पल आएगा तो जो भी पल आएगा वो चीजें वो डेस्टिनी भाग वो अपना पार्ट अपना हिस्सा वो ले गए एंड मे दाई फियर्स फुलफिल और वो आप उससे क्या है जो फ़ियर्स है, वो डर है आपको फुलफ़िल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप किसी भी प्रकार के बुरी चीज़ों को नहीं सोचें। क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो सही भी हो जाता है। कवि का यहाँ कहने का मतलब है कि हम दोनों बिछड़ रहे हैं, तो कहीं बिछड़ते ना रह जाएँ, बिछड़े हुए ना रह जाएँ। वो कष्ट ना हो जाए आपको। तो आप किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ों को, बुरे ख़्यालों को अपने मन में नहीं लाइए, नहीं तो वो क्या है कभी-कभी सत्य भी हो जाता है और वो डर आपका पूर्ण हो जाएगा। मतलब इच्छाएँ पूर्ण हो जाएगी वो। बट थिंक दैट वी लेकिन सोचो कि हम लोग आर बट टर्न्ड असाइड हम लोग क्या है टू स्लीप जैसे व्यक्ति एक दूसरे के बगल में सोता है, वैसे समझिए कि हम दोनों एक ही बेड पर या एक ही जगह पे हम एक दूसरे के उल्टा सोए हुए हैं, विपरीत सोए हुए हैं। टर्न असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी कवि कहते हैं कि वे लोग जो वन अनदर की एक दूसरे के लिए जीवित होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो कभी भी जुदा नहीं होते, वो कभी अलग नहीं होते, बस उनका शरीर अलग हो जाता है, आत्मा कभी अलग नहीं होता है। वो वक़्त, वो चीज़ें, वो अलग नहीं होता है, बस वो शरीर त्याग देते हैं। इस प्रकार कवि अपने प्रेमिका को समझाना चाहते हैं कि जो बुरा वक़्त आया है, उसको आप अपने दुखी पल से नहीं, उसको अच्छे से अपनी मजबूती से गुज़ारिए ताकि पता ना चले आपका दुःख दर्द क्योंकि आप जब रोओगे, आप तकलीफ़ में रहोगे तो हम भी तकलीफ़ में होंगे। तो कभी यहाँ पर उदाहरण भी लिए सन के, सूरज से तुलना भी किए कि जब वो जाते हैं तो उसकी कोई शॉर्टर वे नहीं है, ना कोई डिज़ायर है, बस वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो वजह है लौटने का, वो वजह आप हो। तो इस कवि इस प्रकार में इस प्रेम भरे कविता को समझाना चाहते हैं और जो भाग्य के बारे में बताए हैं
कि अगर कोई एक-दूसरे से पनाह मोहब्बत करते हैं, तो वो उनको मन में वो दुविधा रहती है, वो तकलीफ रहता है, दुःख दर्द रहता है कि कहीं हमको ये बुरी-बुरी ख़्याल आता है कि वो दिक्कत इस तरह की जो मन में ख़्यालें आते हैं कि वो कहीं छोड़ के ना चले जाए, ये ना चले जाए तो कवि यहाँ पूरी आश्वस्त करते हैं अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, बस समय ऐसा आया कि हमसे आपसे दूर जाना पड़ रहा है। धन्यवाद।